उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। सलाम साहिबो, मैं आ गया, मैं आ गया। जी हाँ, आ गए हैं वो इंसान जो उठे हैं गरीबी से, जिनके दिल में दर्द है गरीबों के लिए। मेरे 150 स्टूडेंट तैयार वहां बैठे थे और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। ये 3 महीने लगातार पढ़ाता रहा। मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ सर। निखर के आती है उनकी एक मुकम्मल शख्सियत, जो कहती है कि हाँ, ये वो इंसान है जिसने जिंदगी को समझ लिया है। किसकी कब्र पे रो रहे हो? देखो चारों तरफ, यहाँ भी कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। उसने जेल में मेरे बेटे को मार डाला। बेटा जिंदगी जहां संजीदगी का नाम है, वहीं पर थोड़ी सारी मस्ती भी जरूरी है। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? एक ऐसा किरदार जो हिंदी सिनेमा जगत के हर किसी रोल में बखूबी फिट हो सका, चाहे वो संजीदा रोल हो, चाहे वो मज़ाहिया रोल हो, या किरदार हो किसी विलन का। और कितने दरवाजे बंद करोगी सलमा? मैं तुम तक पहुंचने के लिए दुनिया का हर दरवाजा तोड़ डालूंगा। खुदा से डरो, उसके कहर से डरो। मैं ना किसी खुदा को मानता हूं, उसके कहर को जानता हूं, बल्कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं खुद उसके लिए कहर बन जाता हूं। और आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं कादर खान। साहिबो, मैं आ गया। कादर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस लंबी बातचीत में। आज भी वो स्कूल में पढ़ाना याद आता है? बहुत याद आता है, मगर उसके बाद भी मैं जाता था पढ़ाने। जी, तकरीबन एक बार आर के स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रहा था, तो वॉचमैन ने कहा कि बाहर बहुत छोकरा लोग आएला आपको मिलने के वास्ते। सर, मैंने बाहर जाके देखा, 11th स्टैंडर्ड के ABC सेक्शन के 50-50 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट पूरे वाइट पैंट, वाइट शर्ट, झोला लटका है सर, और सबकी आंखों में आंसू। स्टूडियो के तरफ ऐसे पूरा खड़े हुए हैं सर, और मुझसे सब चिमट गए सर, सब रोने लगे कि सर हमारा एग्जाम आ गया है, कोई पढ़ाता नहीं है सर। अरे मैं क्या करूं बेटा? कुछ भी करो सर। आपको देख के हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप चले जाएंगे तो हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे सर। अभी मेरे लिए दूसरा चैलेंज था ये सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ से तो मैं रात 11 बजे छूटता हूँ मैं, और तुम्हारा इंस्टीट्यूशन बाइकल्ले में है, ये आर के स्टूडियो चेंबूर में। बोले आप कभी भी आइए सर, हम वेट करेंगे। मैं रात को 11 बजे, मेरे पास ज़माने में एक स्कूटर था लेम्ब्रेटा MRY 183, क्या नंबर भी याद है उसका। क्या बात है। और उसको लेके मैं रात को वहाँ पहुँचा सर। वो पूरे हॉल में, बड़ा ड्राइंग हॉल था, मेरे 150 स्टूडेंट तैयार वहाँ बैठे थे। मुझे देख के तालियां बजाई उन्होंने। किसी कोने में वो स्टोव पे चाय बन रही थी मेरे लिए, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। ये 3 महीने लगातार पढ़ाता रहा। मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ सर। ये खुशी ज्यादा बड़ी थी या मनमोहन देसाई के जो पैसे थे वो ज्यादा बड़े? इस खुशी का कोई मोल नहीं है सर, पैसों से कुछ नहीं खरीदा जा सकता सर। मनमोहन देसाई की बात ऐसी थी कि मनमोहन देसाई के साथ एक चैलेंज हो गया था
वो कबूल हुआ, इतने बड़े आदमी ने मुझे इज्जत दी। रोटी में आपने कितना हिस्सा लिखा था? पूरी फिल्म लिखी थी? पूरी फिल्म। क्लाइमैक्स से शुरू किया था लेकिन फिर फिर पूरी स्क्रिप्ट लिखी। बहुत टची फिल्म थी रोटी। जो रोटी एक प्रतीक था उस फिल्म में। ये फूलों से मासूम बच्चे इस गंदी नाली में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, और ये है वो खेत जहां गरीबी की कोख से ऐसे लाखों मासूम जन्म लेते हैं, और आखिरकार भूख और बेकारी का जहर उन मासूमों को गुनहगार बनाकर छोड़ देता है। ये कहानी एक ऐसे ही मासूम की है जिसका नाम है मंगल। आज तू जल्दी कैसे आ गया रे? वो माँ वो क्या हुआ? स्कूल से नाम कट गया। नाम कट गया? और तू फिक्र मत कर, पढ़ लिख के नौकरी तो कर रही थी, वो माँ ने ढूंढ ली है, और डॉक्टर साहब ने भी कहा है तेरी माँ को वो दवाई की नहीं रोटी की जरूरत है, और तू पेट भर के रोटी खाएगी ना तो एकदम अच्छी हो जाएगी, है ना माँ? जा बेटे, तेरे लिए एक रोटी रखी है, खा ले। अच्छा माँ, तूने रोटी खा ली? हाँ बेटे, खा ली। नहीं माँ, झूठ बोलती है ना, खा मेरी कसम। खाएंगे तो एक साथ, अभी तो अभी मैं भी लेकर आता हूँ। सुन भगवान, मैं माँ के लिए रोटी लेने जा रहा हूँ, तो माँ का ख्याल रखना, जितनी भी रोटी मिलेगी मैं अधिक तेरे नाम से बांट दूंगा, ठीक है? आपके डायलॉग्स की तारीफ हो रही थी और आपके काम की तारीफ हो रही थी, काम अब बढ़ रहा था, मन में कैसा महसूस हो रहा था? पुराने दिन और ये दिन। अच्छा तो लगता था, मगर क्या हुआ था कि वो जख्मों की और तकलीफों की इतनी झिल्ली मन में बैठ गई थी कि अब कोई भी चीज़ वो मज़ा नहीं देती थी। यकीन मानिए कि जिस ज़माने में भूख लगती थी वो ज़माने में रोटी नहीं थी, और जब पैसा आया तो भूख मर चुकी थी सर। अब यकीन मानिए कि मेरी भूख मर चुकी है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी स्ट्रगल करता है और उस स्ट्रगल में बहुत सारी कुछ रास्ते में गिर जाता है सर। आपकी भूख गिर जाती है, आपकी चाहत गिर जाती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि एक दो लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं और वो आपके साथ दीवानावार काम कर रही हैं। आपने काम समझा, उसको अपने असिस्टेंट समझा, लेकिन बहुत मुद्दत बाद पता चला कि ये रिश्ता तो कोई और था यार, मैंने पहचाना नहीं उसको। लेकिन जब जिंदगी में वो वाक़या आया तो समझ में आया कि चाहत तो भूल गए हमको, हमारे कभी प्रैक्टिस ही नहीं की जिंदगी में। प्यार किसको कहते हैं, दोस्ती किसको कहते हैं, कभी पाया नहीं लाइफ। तो ये बर्तन काहे से भर जाता है वो डिपेंड करता है। एक बर्तन में सब नहीं आ पाता। अगर आपके दोस्ती और प्यार और सब इसमें अगर आप खो गए तो आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नहीं मिलेगा, और अगर आपने असलियत को पा लिया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। सही है, सब नहीं मिलता सर। रोटी राजेश खन्ना की फिल्म थी और राजेश खन्ना अपनी फिल्म पर बहुत ज्यादा हावी रहते थे। तो राजेश खन्ना मेरा असिस्टेंट हुआ करता था स्टेज पर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। हाँ, मेरा असिस्टेंट था, इसलिए वो मुझसे कभी उन्होंने वो बम्बई के जमाने में हुल झपट कहते हैं ना वो कभी नहीं की सर। जी जी। कोई वाकया याद आ रहा है? एक प्ले में ये था कि थोड़ा स्टाइलिश रहने और वो पैसे वाले के घराने से था, तो लेट आना ये उसकी फितरत में था, स्टेज के जमाने से ही। हाँ सर, तो हम लोग का एक प्ले था, अब वो उसकी एंट्री थी और वो एंट्री तक आया नहीं वो। ओहो हो, तो टेंशन एकदम। तो मैंने फौरन क्या किया, उनको बोल दिया कि तुम ये डायलॉग के बाद डायरेक्ट आगे कंटिन्यू करना, उसकी एंट्री उड़वा दो। वो एंट्री से 1 सेकंड पहले या 5 सेकंड पहले आया वो। मैंने कहा तेरी एंट्री नहीं है। कहता नहीं गुरु मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, वो जिद करने लगा, मैंने एक चांटा मार दिया उसको। ओहो। वो निकाल दिया बाहर। वो सुपरस्टार बन गया सर। और मुझको एक दिन बोलता है एक्टर, ये जुमला उसका मेरा याद रहा, एक्टर तेरे याद है एक दिन तूने थप्पड़ मार के मेरे को स्टेज से निकाल दिया था। हाँ, मैंने कहा भाई तू अभी इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझे, मैं स्टूडियो में तुझे मिलने आया, तू मुझे बाहर निकाल सकता है? अरे नहीं, मतलब तूने बड़ी जल्दी अपनी जगह बना ली है, अब तुझे कोई नहीं निकाल सकता।
क्या बात है। ऐसी कभी कभी इक्का दुक्का नोक झोंक हो जाती थी, हम्म। वरना वो मेरा चेला ही था वो। बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले। अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख न मांगे, अरे कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मांगती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। अरे दिल टूटे तो, अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो तौबा कहाँ फिर मानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा। पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर
न करना, अपने शहर में शांति है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। रोटी का प्रीमियर याद है आपको? आप गए थे उसमें? नहीं सर, मैं प्रीमियरों में, अवार्ड नाइट्स में कभी नहीं जाता सर। मेरे बच्चे जाते थे अवार्ड लेने के लिए, मैं कभी नहीं गया सर। क्या अवार्ड लेना सर? तालियों के लिए लोग उसके लिए वो करते हैं, उनको बचपन में जो तालियां मिली उसका कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है दुनिया में जी। वो जो बड़े मियाँ ने जो नोट ला के दिया था उसका कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है। तो छोटी सी उम्र में जो भूख मिट गई उसका बराबर कोई हो ही नहीं सका दुनिया में, इसलिए मैं नहीं गया कभी। रोटी बहुत हिट हो गई और उसके बाद जाहिर है कि आपके पास फिल्मों की लाइन लग गई होगी। आपका मन जो है वो एक तरफ पढ़ाने में भी था, तो एक हार्ड डिसीजन लेने का वक्त कब आया था जिंदगी में? हार्ड डिसीजन नहीं आया सर कि मेरे बारे में पेपरों में अक्सर लिखा जाता था कादर खान साइन दिस फिल्म, कादर खान वर्किंग इन दिस फिल्म, कादर खान राइटिंग दिस फिल्म, कादर खान एक्टिंग इन दिस फिल्म। तो मेरे प्रिंसिपल ने, उनका नाम भी कादर हुसैन था, उन्होंने मुझे बुलाया कि ये क्या है भाई, रोज़ तुम्हारे नाम आ रहा है अखबार में। मैं आपको खुश होना चाहिए क्या आपका सबऑर्डिनेट जो है वो रोज़ उसका बोले नहीं, मैं खुश नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशन की बदनामी कर रहे हैं आप। ओहो। हाँ, आप एक्टर हैं या टीचर हैं? मैंने कहा मैं तो दोनों ही हूँ सर, और सारी दुनिया जानती है मुझे, और आपके इंस्टीट्यूशन लोग समझते हैं मैं साबु सिद्दीक हूँ। तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा रिश्ता है इससे। बोले नहीं, आप डिसाइड कीजिए कि आप टीचर रहना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं, वो अभी डिसाइड कीजिए। ये आपके सामने पेपर रखा है, आप इस पे या तो एज अ टीचर लिखिए या फिर इस्तीफा दे दीजिए। मेरे मन में आया कि मैं टीचर बन जाऊं। फिर सवाल ये हुआ कि इसको मेरी बेइज्जती करने का एक पैंतरा तो हाथ आ गया है, अगर इसके बाद इसने फिर मेरे बेइज्जती की तब मैं कहाँ जाऊंगा। ये जहन में ये दो बातें आने लगी और देखा कि अपने अतराफ काफ़ी, देखिए जब कभी आप किसी जगह काम करते हैं और आपका नाम हो जाता है तो आपके चाहने वालों में काफ़ी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आप जी, ये महसूस किया होगा आपने सर? सही है। जहाँ भी कहीं गुड़ पड़ा हो मक्खियाँ बैठ जाती हैं उसमें और वो मक्खियाँ लाके जरासीम छोड़ती हैं वहाँ पर। मैंने इस्तीफा लिख दिया सर, इमीडिएट सर, कि मैं आपके यहाँ से रिज़ाइन करता हूँ और मैं नहीं आऊँगा कल से। किस तरह की कैफियत थी आपकी उस वक्त जब आप इस्तीफा लिख रहे थे वहाँ पर? बस शायद एक पसीने की लाइन मेरी आंख से होते हुए यहाँ तक गई और वो मेरे दिल पे गिरी और बस उसे पोस्ट लिया मैंने। स्टूडेंट्स को बाद में पता चला, उन्होंने कहा हम स्ट्राइक कर देंगे, पूरे पॉलिटेक्निक को बंद करा देंगे, स्कूल बंद करा देंगे। मैं कभी नहीं करना, मैं एजुकेशन का वर्कर हूँ और मेरी तौहीन मत करना प्लीज़ बेटा। अच्छा, मेरे बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई तो मेरे जितने भी हमदर्द व खैरख्वाह थे, टीचर हजरात में चाहने वाले, मैंने जहरीले हजरात, वो सब मीटिंग में गए। उन्होंने कहा अरे सर क्या है, अभी देखिए थोड़े दिन में वापस आएगा धक्के खा के, तब उसको इतना जूतों से मारेंगे हम लोग कि जिंदगी भर याद रखिएगा। ये बात मुझे चपरासी उन प्यून्स ने आगे बताई सर जी, कि आपके बारे में ये मीटिंग चल रही है वहाँ पर। तो मैंने ऊपर वाले से की दुआ की कि अब जूते मत खिलवाना, बाकी तू रोटी मत खिला वो चलेगा, तू रोटी तो लिख रहा था, मगर जूते नहीं खिलवाना। नहीं खिलवाया उसने जूते। क्या बात है, उसने जूते खाने से बचा लिया। और वो करते 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 ऐसे माहौल से गुजरता गया कि एक दिन उसी इंस्टीट्यूशन में जहां मैं स्टाफ मेंबर था, मुझे चीफ गेस्ट के अच्छे से बुलाया लोगों ने सर। वाह, ये मेरी फतह थी।
मैंने उनसे कहा कि सर आपको आज खुश नहीं हूँ, मैं कहा स्टाफ की पब्लिक के बीच में कि मैं यहाँ का स्टाफ मेंबर रह चुका हूँ। पब्लिक ना हमको सब मालूम है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ज़्यादातर वहाँ बैठे थे। जी जी। आपको आज वापस बुलाएं तो आएंगे आप? मैंने कहा वो अब तो क्या है कि मैं उनके पास बंध चुका हूँ, वो छोड़ेंगे तो आऊँगा मैं, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? वो रिश्ता जो है स्टूडेंट का और इंडस्ट्री का ऐसा बन गया था। स्टूडेंट बहुत हावी थे उस जमाने में, तो वो मुझे जब कभी चाहे खींच सकते थे, लेकिन वो स्टूडेंट चले जाएं तो फिर ये लोग हावी हो जाते हैं। जी जी। तो वो जमाने में स्टूडेंट मेरे बहुत हावी थे। बस यही जिंदगी चलती रही है। रोटी के बाद बड़ी फिल्म कौन सी मिली थी? रोटी के रिलीज के बाद क्या हुआ था आपकी जिंदगी में? अच्छा, उस जमाने में अमिताभ थोड़े मायूस से रहने लगे। बेनाम एक फिल्म आई थी जी, नरेंद्र बेदी की। उसमें अमित जी मुझे अक्सर कहते थे, यार मैंने तो टैक्सी का लाइसेंस बना लिया है, अगर ये मेरी फिल्म नहीं चली तो मेरा तो पैकअप है, मैं चला जाऊंगा, फिर टैक्सी चलाया करूंगा दिल्ली में। मैंने कहा तो क्या, कितना खराब लगेगा? तो कहता क्या हो, एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, चलेगा। मैंने कहा यार तेरा अगर ये हाल है तो अपना क्या होगा? अरे तेरा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि हीरोज की बड़ी दिक्कत होती है। वो फिल्म थोड़ी सी चल गई, जंजीर भी चल गई, और अमिताभ जय सुपरस्टार बन गए। और नरेंद्र बेदी ने गॉडफादर से इंस्पायर होकर, तो अमिताभ प्लेड फादर एंड सन, उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, इंस्पेक्टर खान, और वो ये सोच रहे थे कि किसी साइड हीरो से करवा लें, पर अमित जी ने कहा नहीं, ये रोल कादर खान को कराओ। वो उन्होंने मेरे प्ले में देखे थे, उन्होंने देखा था मुझे, और ही सेड कि ही विल डू जस्टिस टू इट। और ये फिल्म मुझे अमिताभ बच्चन के कहने पे मिली सर। क्या बात है। तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। तुमसे दूर रह के, तुमसे
अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां। तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के। तो आई एक्टेड एज इंस्पेक्टर खान इन दैट। लेकिन उसी जमाने में प्रकाश मेहरा ने खून पसीना स्टार्ट की। उसमें मैं जालिम सिंह विलन का रोल कर रहा, जवानी से लेके ओल्ड एज तक। अब दोनों फिल्में रिलीज हुई, पहले अदालत रिलीज हुई, उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ, बेस्ट राइटर बेस्ट एक्टर सब अवार्ड वगैरह मिल गए। और एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद खून पसीना रिलीज हुई। लेकिन उस जमाने में विलन्स की बहुत कमी थी जरूर। तो लोगों ने कहा यार इंस्पेक्टर खान तो किसी से भी करा लेंगे, मगर विलन नहीं है। तो लोगों ने कहा इसको विलन बना लो, ये हर टाइप के रोल कर सकता है, यंग विलन से लेकर बुढ़ापे तक। तो मुझे विलन के रोल देने लगे। अब क्या हुआ कि जो फिल्म में लिखता था उसमें विलन, जो नहीं लिखता था उसमें भी विलन, और विलन की एक लाइन लग गई, एकदम से विलन बना दिया गया। ठीक है, मैं स्टेज पे चूंकि आपका तजुर्बा है, आपने सब रोल किए हैं, तो कर दिया सब। जी। लेकिन उससे एक दिक्कत ही होने लगी कि कहीं जाऊं तो लोग मुझे देखकर अपने बच्चों को संभाल लें कि मैं उनके बच्चे लेके भाग जाऊंगा। एक बार शारजा या कहाँ जाने का या कुवैत जाने का इत्तेफाक था, वो मुझे एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दे रहा था। तुम खराब, अंत खराब। मैं क्या है, अंत जालिम सिंह, 9-3 फॉर यू। ओहो, मैं क्यों मगर भाई, विलन नो। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। मुझे प्यार से टाइगर कहते हैं। अबे मैंने कहा भाई मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ, वो विलन का रोल करता हूँ, मगर लोगों को इतनी हकारत नफरत सी हो गई। अब मैंने कहा मालिक ये तो बड़ी जुल्म की बात है। अच्छा, मेरे 2 बेटे सरफराज और शाहनवाज वो स्कूल में पढ़ते थे, छोटी क्लास में। तो रोजाना जब मैं आता शाम को भी देखता था तो उनकी शर्ट फटे हुए, कभी बाल खड़े हुए, कभी चोट लगी हुई। ये क्या है? कहता वो स्कूल में मारा मारी हो गई। क्यों मारा मारी हो गई? बोले वो लड़के मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बाप पिक्चर में तो विलन बनता है, सबको मारता रहता है, एंड में उसकी ऐसी पिटाई होती है, कुत्ते की तरह मार खाता है एंड में। अरे ये तो है, अब विलन आप कुछ भी बनो लेकिन आखिर में पब्लिक मारती तो है, पिटना तो है। अब मैंने कहा मालिक ये तो बड़ा जुल्म है यार, चारों तरफ बदनामी हो रही है। हाँ, वहां भी हो रही है, बच्चे भी बेचारे रोज हाथापाई करके लौट के आ रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि इत्तेफाक से मेरे पास मद्रास की एक फिल्म आई, हिम्मत वाला। क्या बात है। वो फिल्म मैंने, बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, वो लिखी मैंने, और उसमें अजीब किस्म के डायलॉग मैंने लिखे। और मैंने कहा यार वो मेरे वो वहाँ के डायरेक्टर से पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैंने पूरी फिल्म रिकॉर्ड करके उनको दे दी। तो राघवेंद्र राव डायरेक्टर का नाम था। की राघवेंद्र राव। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट सुनी, कैसेट सुना, फिर सुना, तीसरी बार सुना, और सीधा जो है वो प्रोड्यूसर के घर पहुंच गए, हनुमंत राव, पद्मालय स्टूडियो वाले। उन्होंने ये देखा और 12 बजे की फ्लाइट से दोनों बॉम्बे पहुंच गए, राघवेंद्र राव और हनुमंत राव। क्या है सर? बोली ये है, तुम क्या लिखा है? क्या हो सर? बड़ी मेहनत करके लिखा हमने। वो मेहनत बराबर है, पर ये करेगा कौन? करेगा कौन मतलब? ये डायलॉग मुनीम तुम लिखा, ये मुनीम कौन बोलेगा ये? मैंने कहा आपने एक्टर साइन तो किया, 10 लाइफ में नहीं कर सकता वो तुम करना। खुद ही लिख के खुद ही फंस गए।
मैंने ऐसा मत करो यार, मैं कैसे करूं, तुमने किसी को साइन किया है और हम उसका नोट ला के देगा कि वो फिल्म रिजाइन किया तो तुम करेगा? मैं कर लूंगा। वो गए, उस एक्टर से लिखवाया, शायद उसको पैसे भी दे दिए और मुझे एज मुनीम जी उस फिल्म में साइन किया सर। आज सारे भारत में हमारे गांव का नाम सबसे ऊंचा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। हर खेत पंजाब की तरह लाजवाब है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। इस गांव का हाल भोपाल हो रहा है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। अब तक जो कुछ मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं था, इनकी वजह से था। मालिक, आपके चरणों की लगी हुई धूल को मेरा नमस्कार। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े। मैं समझा कोई जानवर अपनी सींग से मेरी पीठ पे खटबंडू बना रहा है। अब मुनीम के बच्चे, तुझ जैसे बकवासी इंसान की जबान जड़ से उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कब्बों को खिला देनी चाहिए। हम तेरे पीछे खड़े थे, तुझे मालूम नहीं हुआ क्या? तो हमें पीछे से नहीं देख सकता? आखिरी बार गलती हो गई मालिक। अगली बार मैं आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से देख लिया करूंगा। तूफानी कैरेक्टर, वो बिना फाटक की रेलवे लाइन। और सर वो फिल्म का तो ऐसा है कि पहले हफ्ते जितेंद्र और श्रीदेवी के पोस्टर लगे हुए थे और दूसरे वीक से सिर्फ कादर खान के पोस्टर लगे हुए थे। टिल सिल्वर जुबली। और इस तरीके से मैं विलन से निकलकर कॉमेडी की दुनिया में आ गया। अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। हो तू ही छा गया, हो तू ही छा गया। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। अंग से अंग मिले, अरमा खिल गए। पूरब पश्चिम से पश्चिम, पूरब से कैसे मिल गए।
प्यार के जमाने मिले, उसके खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। सांसों में होठों पे तेरा ही नाम है, लेना देना है क्या मुझे दुनिया से, तुझसे काम है। रंगी नजारे मिले, हमें किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। ओ जो तू आ गया, जो तू आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। के सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में आपके साथ अपनी यादें बांट रही हैं अभिनेता लेखक कादर खान। बाद में जितेंद्र के साथ पूरी फिल्मों की एक पूरी लाइन है, कतार है। हाँ, फिर मैं हैदराबाद मद्रास में चले जाए तो आपके राइट्स खरीद लेते हैं ना वो लोग, फिर आपको वापस आने नहीं देते वो लोग। मंजूर है बेटा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम हुक्म करो बस। तुमने शक्ति और मुनीम को मेरी बहन पर जुल्म करने के लिए भड़काया, अब उनसे जाकर कहो कि वो अपना सलूक बदल दें, प्यार और हमदर्दी से उससे पेश आएं। हे भगवान, जब से तुम इस गांव में आए हो मेरे लिए समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। सबसे पहले वो लोग अपने अच्छे बनने का सबूत पेश करें। हाँ, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, बाप बेटे खुद घर का सारा काम करें, उसे आराम करने दें, यही एक शर्त है, जिसको पूरी करने के बाद तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होने वाले दामाद जी। तुमने कहा उस लड़की को अपनी बहू बनाओ, मैंने बना दिया। तुमने कहा उस पर जुल्म करो, मैंने कर दिया। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं, अभी पहुंचूं? ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। गांव वाले अगर तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं तो थूकने दो। तुम क्या हमारी खातिर थोड़ा सा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जिंदगी और मौत की कसमकस के बीच में फंसे और तुमको थोड़े से थूक की फिक्र है? ये काम बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, और कोई चारा नहीं है। करता हूँ ना, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ। तो लगातार फिल्में फिर वो कंटिन्यूस उन फिल्मों के तमाम हैं जिसमें आप जितेंद्र, आप और कभी जयाप्रदा, कभी श्रीदेवी। कैसा लग रहा था कॉमेडी करते हुए उस दौर में, और कितना मुश्किल था अपने आप को एक इमेज से निकाल के दूसरी इमेज में ढालना, और हर बार नया चैलेंज, नई तरह से अदायगी? मेरे लिए सबसे आसान इसलिए था कि मैं वहां पर गुरु बन गया था
और डायरेक्टर कहता था मुझे ऐसा चाहिए, और मेरे साथ जो कलीग थे वो भी मेरे साथ ही काम करते थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था कि ये आदमी जो बताएगा वो हम करेंगे। तो ये बड़ी किस्मत की बात है कि मुझे कलीग मिले, जैसे शक्ति कपूर भी मिला। पिताजी क्या है? आपका सत्यानाश हो गया, और क्या होगा? मार खाएगा बोलेगा? हाँ, आज आप मुझे मान लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी। क्या हुआ? वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, उसको सब कुछ पता चल गया है। हाँ, तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया है। अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ? वो अपना दगड़ू आ रहा है, दगड़ू। हाँ? वो 100 बक्सों की रसीद देता, वो पकड़ा गया है। हाँ पिताजी, अब क्या होगा? शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी, आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी। पिताजी, और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी। बुज़दिल कहीं का, कुछ नहीं होगा। वो कैसे? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। अरुणा ईरानी मिली, ये सब लोग मेरे घर के कैरेक्टर की तरह थे। इन्होंने मुझे हेल्प किया काम करने में, एक्सेप्ट करने में हेल्प किया, तो मैं करा सका। मैं कराता था, वो करते थे, तो इसमें एक टीम वर्क बन गई थी, फैमिली बन गई थी, और फैमिली के साथ जो करना मुश्किल नहीं होता है। चल बैठिए। क्यों क्यों रे बुढ़ो? बुढ़ो? कौन बुढ़ो? और जवान कहूँ, ये नकली काले बाल लगाकर हुलिया बदल कर तू समझता है कि मुझे बेवकूफ बनाएगा? अरे तू औरतों का बुर्का पहनकर भी जा रहा होगा ना, तो भी दूर से पहचान लूंगी कि वो देख मेरा गंजू मनीराम जा रहा है, समझा? हाँ, मनीराम। मैं मनीराम नहीं हूँ बहन जी, मैं उसका भाई हूँ धनीराम। नहीं। अरे शाने, नई लड़की पटा ली, हुलिया बदल लिया, तो क्या नाम भी नया रख लिया तूने? देखिए बहन जी, ये मनीराम नहीं। अरे तू बीच में बता, वरना तेरे टुकड़े करके इसको खिला दूंगी। क्यों बे? आज 30 साल से मैं तेरे इंतजार में मरी जा रही हूँ, और तू इसे, इस 56 छुरी को अपनाएगा? नहीं, मैं आपको पता नहीं क्या कीले ठोके बाल ने जो उखड़ नहीं रहे। अरे ये मेरे अपने बाल है, कीले किसने ठोके बाबा? अपने बाल है? अरे बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये मनीराम नहीं है बहन जी, ये मनीराम नहीं है। अब तो मुझे भी लग रहा है बहन जी कि ये मनीराम नहीं है। क्या हुआ? क्या मुसीबत क्या है? देखिए, मनीराम ने भाई साहब मुझे इतना जलाया है, इतना सताया है कि मैं आपके बाल ठीक कर दूं। बस मैं ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे इतना जला है, इतना सताया है कि मैंने सारी भड़ास आप पे निकाल दी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बाबा, नहीं बहन जी। भाई साहब 1 मिनट, वो क्या है ना, वो बुढ़ो कहाँ मिलेगा? कौन? मनीराम? हाँ, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं। और मेरा नाम मत लेना। नहीं, वो एक लड़की के साथ मांद्रा क्लब में गया। हाँ, अब नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। अरे नहीं, माफ कर दीजिए भाई साहब। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर कभी हर आदमी अपना स्टारडम दिखाता कि नहीं साहब आप बता रहे हैं, हम क्यों करें, हम भी एक्टर हैं, तब तो मुसीबत हो जाती थी। जो बताया उन्होंने वो किया, मेरी इज्जत रखी, और उस इज्जत के बल पे मैं उनसे काम कराता गया। तो ये हमारा ले और दे वाला जो है, ये टीम वर्क। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जिनको और क्या चाहिए।
तोहफा 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 लाया लाया कस्तूरी सा तेरा बदन महकी महकी फिरती पवन हो जाके बिना जैसे वतन तेरे बिना मैं कैसे सजन कस्तूरी सा तेरा बदन महकी महकी फिरती पवन दौड़े मेरे मन का हिरन छूने को यौवन तेरा ता 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 प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए तोहफा 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 लाया 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 बस एक नाम है दिल का मेरे पैगाम है साड़ी नहीं तेरा प्यार है सुहागन का ये सिंगार है तोहफा तो बस एक नाम है दिल का मेरे पैगाम है साड़ी नहीं तेरा प्यार है सुहागन का ये सिंगार है रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए तोहफा 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 लाया 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 तोहफा 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 लाया 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 सब लोग जो है वो अभी हिम्मत वाला से तो स्टार्ट लिया था बिल्कुल और उससे पहले एक फिल्म हमने बनाई थी वो मुझे मेरी आवाज सुनो वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म बनी थी उसमें तो विलन था मैं फिर तोहफा थी अच्छा वो क्या करते हैं वहाँ जो फिल्में रिलीज होती थी उनके वो खुद प्रोड्यूस करते थे वो लोग वो राइट्स देके मुझे देते थे कि अब इसको रीराइट कर दो अच्छा इससे पहले क्या हुआ कि जितनी भी फिल्में साउथ में रीराइट हुई हैं उनका क्या करते थे कि शॉर्ट के ऊपर मक्खी पे मक्खी मारते थे ये एक जुमला बोला है तो वैसे ही जुमला हिंदी में चाहिए मगर मैं ऐसा नहीं करता था मैं अपने हिसाब से काम करता था मैंने कहा कि मैं रीराइट करूंगा उसको मुझे लगेगा ये सीन गड़बड़ है तो सीन निकाल दूंगा दूसरा सीन ना
तो मुझे परमिशन दी गई थी उसकी, तो मैं कर सका सर। और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो शायद न कर पाता मैं। एक के बाद एक लगातार वो फिल्में तोहफा, हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, ये तो सब हिट होती चली गईं। और एक पूरा एक अलग स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग डेवलप हुआ। और उसका देखिए ना, अब तक वो जो राघवेंद्र राव जो गाने शूट करते थे उसकी झलक अभी भी पाई जाती है। वो जो लड़कियां जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर हर शॉट में कपड़े बदलते हैं और समंदर किनारे बहुत सारे बर्तन रखे हुए, मटके रखे हुए, वो अभी भी नकल हो रही है जी। बात वही है, सिर्फ स्टाइल बदल गया है। जी जी। तो अभी क्या हो गया इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है, दिखावा जिसको कहते हैं। हाँ, दिखावा बेतहाशा बढ़ गया है। और दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, लोग अंग्रेजी इतनी जानने लगे हैं कि इंग्लिश फिल्मों से डायरेक्ट उठा लेने में भी अब लोगों को कुछ हया शर्म महसूस होती नहीं है। जी जी। लेकिन अभी देखिए, जब हमारे ज़माने में तिजोरी खोलने का सीन होता था, तो तिजोरी आप देखिए जितनी भी तिजोरियां होती थी उस पे वो सिल्वर पेंट लगा हुआ और उसका हैंडल हिलता हुआ, तिजोरी तक हम नहीं ला सके कभी। उस ज़माने में प्रोडक्शन में बहुत चोरियां होती थी सर। तो हमारी इंडस्ट्री ने इस तरह बहुत ध्यान दिया, कैमरे पे बहुत ध्यान दिया, प्रोडक्शन वैल्यू पे बहुत ध्यान दिया, इंटीरियर डेकोरेशन पे बहुत कमाल किया, पर्दे बहुत अच्छे लगाए। पहले तो पर्दे इन सब चीज़ों को लोग ध्यान ही नहीं देते थे, यहाँ तक तो बहुत ज़बरदस्त हो गया सर। प्यार तेरा, प्यार से भी तुमको प्यारा है क्या, इंतजार तेरा, दुनिया के गमों का इलाज है क्या, दीदार तेरा, जिंदगी की पहली जरूरत है क्या, एक प्यार तेरा। लाली भर के रंग निखार दिया है, प्यार का बदला दे के प्यार संसार संवार दिया है, प्राण दो एक हुए तर्ज का क्या सवाल, जिंदगी जिंदगी के सपनों की मंजिल है क्या, एक द्वार तेरा, ईमा की किताबों से बढ़कर है क्या, इकरार तेरा, मसीहा से भी अच्छा होगा न कौन,
समझता नहीं कोई इंसान तुम्हारे जैसा, सुख दुख के दोनों साथी, एहसान किसी पर कैसा, जो मेरा वो तेरा, कर्ज की बात क्या। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है क्या, उपहार तेरा, सारे ही नजारों से प्यारा है क्या, सिंगार तेरा, दुनिया में जीने की सूरत है क्या, जिंदगी अपनी यादें आपके साथ बांट रहे थे लेखक अभिनेता कादर खान और उनके साथ बात कर रहे थे यूनुस खान। अपनी जिंदगी का और फिल्मों का सफर और उनके साथ जुड़ी हुई यादें कादर खान की बहुत सारी हैं, जो समेट के आप तक पहुंचाना एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है। प्रोग्राम यहीं पे रोकना पड़ेगा इस वादे के साथ कि कादर खान आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे और आपके साथ बांटेंगे अपनी यादें। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काकदरे और जेटी महाजन और इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ